शिक्षक का काम स्थापनाओं को, विचारों को, धारणाओं को पुष्ट करना नहीं है, बल्कि उनके प्रति अस्वीकृति और संदेह पैदा करना है। जिस तरह आप मनुष्य को समझने के लिए वर्ण व्यवस्था को स्थगित करते हैं, उसी तरह से रचना को समझने के लिए भी आलोचना की जो अपनी वर्ण व्यवस्था है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आप सभ्यता की बाहरी शर्त को तो पूरा कर रहे हैं। पूरा कुर्ता धोती पहनकर आप कहेंगे कि भाषा में नंगी चलेगी, लेकिन मैं नंगा नहीं रहूँगा। निराला और निर्मल वर्मा के बीच में जो भिन्नता है या वैपरीत्य है या जो असंबद्धता है, वो आलोचकों की दुनिया में है, पाठक की दुनिया में नहीं है। प्रेम कविता का सबसे आसान उपलब्ध विषय है, और दूसरा है कि हिंदी की सबसे खराब कविताएं प्रेम पर ही लिखी गई हैं। अगर संबंध में स्थायित्व का भरोसा हो जाए तो प्रेम फिर सुविधा हो जाएगा, आदत हो जाएगा, ज़रूरत हो जाएगी, फिर प्रेम रहेगा नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि विद्यार्थियों की उचित मांग के विपक्ष में प्रशासन है और मैं प्रशासन के साथ हूँ। जो तलछट है, जो पतन है, जो स्तरहीनता है, वो हमें विरासत में मिली है, समाज की विरासत में, राजनीति की विरासत में। अब इससे नितांत असहमति हिंदुस्तान के सभी लोगों को हो सकती है कि शिक्षक को टी शर्ट और जीन्स पहनकर क्लास में नहीं जाना चाहिए। विकास दिव्य कीर्ति को बनाने में मेरी भूमिका केवल उतनी ही है जैसे बरगद के पौधे को एक माली ने पानी दे दिया हो। नमस्कार, आप संगत देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। अच्छा अध्यापक वो है जो अपने छात्रों के भीतर अध्यापकीय वक्तव्य के प्रति असहमति पैदा कर दे, सिद्धांतों के प्रति असहमति पैदा कर दे। कोई शिक्षक पढ़ाते हुए अपने छात्रों से अगर ये बात कहे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उससे कितने असहमत हैं, आप उस पर कितना संदेह कर सकते हैं, अगर ये भाव आपके भीतर जागृत हो रहा है तो मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ, अन्यथा कहीं कोई कमी है। अव्वल तो ये सुनने में लगेगा कि अध्यापक से असहमति ये कैसे संभव है, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, जब आप उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं, तो असहमति वो फ्रेज़ है, वो वाक्य है या वो शब्द है जो पूरी की पूरी उच्चतर शिक्षा को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है। लोकतंत्र असहमति पर टिका हुआ है, यानी अंतिम सत्य कुछ भी नहीं है। आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रोफेसर हमारे साथ में हैं, उनका नाम हिंदी विभागों की दुनिया में और दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़े अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। ये वाक्य उन्हीं का था जब वो क्लासरूम में पढ़ा रहे थे। हिंदी कविता का परिसर, एक अंतर यात्रा, उनकी एक किताब है जिसमें वो लिखते हैं कि कविता बोलना चाहती है, बतियाना चाहती है, लेकिन आलोचक नाम की प्रजाति बार बार बीच में आ जाती है। जब वो कहते हैं कि आलोचक जब बोलने लगता है तो कविता चुप हो जाती है, तो ऐसे ही वो आलोचक हैं और उनकी ख्याति इस बात में है कि उन्होंने ऐसे ऐसे छात्र पैदा किए या ऐसे ऐसे छात्रों को बनाया जो आज विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों में और विश्वविद्यालय के अलग अलग महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, कुछ उनके साथ पढ़ा रहे हैं, और जब वो खुद शिक्षक बने तो अपने शिक्षकों के साथ भी उन्होंने पढ़ाया है। प्रोफेसर रामेश्वर राय, बहुत बहुत स्वागत है सर। आमतौर पर माना यह जाता है कि टीचर जो कह दे वो पत्थर की लकीर, लेकिन आप कह रहे हैं उसको मिटा दीजिए। देखिए, एक शिक्षक के रूप में मेरी पहली चुनौती विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया सिलेबस था। विश्वविद्यालय के दिए गए सिलेबस के हिसाब से पढ़ना और पढ़ाना मूलतः ज्ञान, संवेदना, भाषा और बोध की जो पूरी संपदा है उसको एक पिंजरे में बंद करने जैसा है। इसलिए मेरी ही नहीं बल्कि किसी भी शिक्षक की चुनौती सिलेबस के उस ढांचे को और परीक्षा की उस बेहद पालतू और निर्जीव प्रणाली को तोड़ना है। और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं
तो जो कुछ अभी तक उपलब्ध है उसके प्रति संदेह पैदा करना शिक्षक की बुनियादी और नैतिक जिम्मेदारी है। यह कैसे हो पाता है? मुझे लगता है कि यह आलोचना के द्वारा संभव नहीं है, यह विश्लेषण के द्वारा संभव है। आलोचना साहित्य की दुनिया में धर्म है और विश्लेषण अध्यात्म। मुझे लगता है कि शिक्षक को अपने पूरे कंडक्ट में, अपने पूरे व्यवहार में, अपनी पूरी विवेचना में विश्लेषण धर्मी होना चाहिए, आलोचना धर्मी नहीं। क्योंकि आलोचना जब भी आएगी तो आलोचना के पीछे संप्रदाय आएंगे, संगठन आएंगे और फिर अंततः किसी भी रचना का एक मनचाहा अर्थ करने की संस्कृति पैदा होगी जो स्वयं साहित्य के विरोध में है। नहीं, विश्लेषण कैसे होगा? विश्लेषण के साथ साथ आलोचना तो आएगी। जब भी किसी पंक्ति का आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें लेखक की जो अंतर्दृष्टि है या उसकी जो विचार दृष्टि उसके पीछे चल रही थी, आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और छात्रों को वो समझाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आप वो समझा रहे होंगे तो विश्लेषण के साथ साथ वो गुण और अवगुण की ये धारणा तो आएगी। इसको इस तरह से समझें कि जब भी हम आलोचना कहते हैं तो आलोचना के संप्रदाय हैं। मसलन कि प्रभाववादी आलोचना है, मार्क्सवादी आलोचना है, काव्यशास्त्रीय आलोचना है, नई समीक्षा वाली आलोचना है। यानी आलोचना की एक अपनी वर्ण व्यवस्था है। और जिस तरह आप मनुष्य को समझने के लिए वर्ण व्यवस्था को स्थगित करते हैं, उसी तरह से रचना को समझने के लिए भी आलोचना की जो अपनी वर्ण व्यवस्था है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए विश्लेषण में आलोचना आएगी, लेकिन वह विश्लेषण आलोचना से निर्देशित नहीं होगा। क्योंकि आलोचना के स्कूल्स हैं, आलोचना का एक ढांचा है, आलोचना के पंथ हैं। अगर आप उस पंथ के अनुसार विश्लेषण करेंगे तब आप विश्लेषण नहीं करेंगे। तब जो निर्धारित पैमाने हैं उन पैमानों की पुष्टि करेंगे। शिक्षक का काम स्थापनाओं को, विचारों को, धारणाओं को पुष्ट करना नहीं है, बल्कि उनके प्रति अस्वीकृति और संदेह पैदा करना है ताकि वे रचना की एक अपनी समझ विकसित कर पाएँ। मुझे लगता है कि आलोचना रचना की समझ के मार्ग में, कम से कम हिंदी आलोचना, सबसे बड़ी बाधा है। और इसीलिए मैं क्लास को और विद्यार्थियों को एक आलोचना मुक्त साहित्य देना चाहता हूँ, एक विश्लेषण धर्मी साहित्य देना चाहता हूँ। और इसीलिए मैंने विश्लेषण को साहित्य का अध्यात्म कहा है और आलोचना को धर्म। और धर्म के क्या मायने होते हैं समकालीन वैश्विक और भारतीय परिदृश्य में आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। आलोचना मुक्त साहित्य फिर तो पढ़ाया भी नहीं जाना चाहिए कायदे से, तो अगर यही आपका पर्सपेक्टिव है। और दूसरा, क्या अगर आप पढ़ा रहे हैं उस तरीके से जिसमें आप विश्लेषणवादी साहित्य पर कर देना चाहते हैं, तो फिर क्या शिक्षक की पक्षधरता नहीं होनी चाहिए? मेरे ख्याल से पढ़ाने के दो मकसद हो सकते हैं। आप परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं विद्यार्थियों को, यानी परीक्षार्थी को पढ़ा रहे हैं या विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं। अगर आप परीक्षार्थी को पढ़ा रहे हैं तब विश्वविद्यालय का जो पूरा ढांचा है, जो पूरा तंत्र है, आप उसके हिसाब से पढ़ाइए। और अगर आप विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं तब जाहिर है कि आपको वो दीवार तोड़नी पड़ेगी जिस दीवार के पार जीवन का फैलाव है। हम केवल निष्कर्ष धर्मी जो आलोचना है, क्योंकि आलोचना अंततः एक निष्कर्ष की तरफ ले जाती है। निष्कर्ष का ये मतलब है कि एक आलोचना कह सकती है कि तुलसी वर्ण व्यवस्था के पोषक कवि हैं और कबीर क्रांतिकारी हैं, ये आलोचना कह सकती है। लेकिन विश्लेषण ऐसा कहने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब है कि आलोचना के जादू से आप विद्यार्थियों की चेतना के भीतर एक स्वीकृति की संस्कृति विकसित करना चाहते हैं। और विद्यार्थी जिस विचारधारा को, जिस संगठन को, जिस शिक्षक को पसंद करता है उसके हिसाब से वो अपना पक्ष चुन लेता है। क्या हम विद्यार्थियों को इस तरह की चयन धर्मिता देना चाहते हैं
कि वो अंततः किसी निष्कर्ष पर, ऐसे निष्कर्ष पर जो किसी और ने लिए हैं, मसलन कि काव्यशास्त्रीय आलोचना में आप अगर कहते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य और सत्य रस है, तो ये विश्वनाथ अभिनव गुप्त और ये भरत ने लिया हुआ है निर्णय, हमने नहीं लिया है। फिर शिक्षक का पढ़ाना कहाँ हुआ जिसमें वह स्वयं शामिल ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष का नियतिवाद है, उससे शिक्षक जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि साहित्य को सही ढंग से पढ़ाया नहीं जा सकता, उस पर बात नहीं की जा सकती। इस अर्थ में मैंने कहा कि अध्यापन को आलोचना के शिकंजे से मुक्त करने की ज़रूरत है और उसे विश्लेषण के अध्यात्म की तरफ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। एक रचना को आप कैसे पढ़ते हैं या एक कैसे पढ़ा जाना चाहिए? रचना को पढ़ने को लेकर सवाल हैं कि अंततः रचना में उतरने का रास्ता क्या हो सकता है। क्या रचना में उतरने का कोई भी रास्ता पूर्व निर्धारित है? ये उस तरह का सवाल है कि हम जीवन को किस तरह समझें या जीवन के भीतर किस तरह उतरें। मुझे लगता है कि जब तक आप नदी के प्रवाह को देख रहे होते हैं वह केवल दृश्य होता है, लेकिन जब आप नदी में उतरते हैं तब वह दृश्य परिस्थिति बन जाता है और यहीं से अनुभव की शुरुआत होती है। जाहिर है कि शिक्षक का काम दृश्य दिखाना नहीं है, इसलिए रचना में प्रवेश करने से पहले कहीं ना कहीं जीवन में प्रवेश करना होगा। और जीवन में प्रवेश करने का अर्थ है कि जो भी हम देखते हैं, जो भी हम समझते हैं, जो भी हम अनुभव करते हैं और जो भी हम जानते हैं, वह सब नहीं जो मास मीडिया से और अखबारों से हमारे भीतर आता है, बल्कि वह जिस बिंदु पर हमारा वजूद धड़कता है, अगर मैं वहाँ से शुरू करता हूँ तो मुझे लगता है कि हम रचना की दुनिया में उतर सकते हैं। इसलिए रचना की दुनिया में उतरने की कोई ऐसी एकेडमिक पगडंडी नहीं है। दरअसल वो रचना से आपको बाहर ले जाती है। जो आप बात कह रहे हैं अनुभव की, अनुभववाद या भोगवाद, ये चार्वाक की तरफ लेकर जा रहा है, कहीं ना कहीं चार्वाक दर्शन की तरफ। आलोचक भी क्या रचना को पढ़ने से पहले कोई दर्शन की भूमि तलाशता है तब रचना पढ़ता है? जैसे आपने अभी अनुभव की बात कह दी, तो क्या आप चार्वाक दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, उसी भूमि पर उतर के पढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर दर्शन को किनारे रखकर तब रचना पढ़ी जाती है? एक तो ये पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने अनुभव की यात्रा शुरू होती है ये कहा है। अनुभव और अनुभववाद में फ़र्क है। जब हम अनुभववाद कहते हैं तो वह अंततः जीवित अनुभव की बलि लेता है। किसी भी प्रकार का जो वाद है वो अंततः किसी विचार, किसी अनुभव, किसी संभावना को नष्ट करता है। तो अनुभववाद का कोई सवाल नहीं है। मैं केवल अनुभव कह रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि रचना विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो एक रिश्ता बनता है, वो रिश्ता बनता है उन परिस्थितियों में जहाँ पर तात्कालिक जीवन धड़क रहा है। यानी गोदान पढ़ते समय आपको भारतीय किसानों की दशा को जानने की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो बेहतर है कि आप फिर अर्थशास्त्र की और गरीबी के आंकड़े पढ़ें। गोदान भारतीय गरीबी जानने के लिए नहीं लिखा गया है। आप अंततः आंकड़ों के माध्यम से एक रचना के भीतर उतरते हैं। मुझे लगता है कि यह एक हत्यारा ढांचा है साहित्य के लिए। नहीं तो समाजशास्त्रीय विश्लेषण नहीं होना चाहिए? समाजशास्त्रीय विश्लेषण होता है। देखिए, मैं ये कोई नहीं होता, कोई मसीहा मैं नहीं हूँ कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण नहीं होना चाहिए। लेकिन अंततः समाजशास्त्रीय विश्लेषण रचना को सामाजिक तथ्यों और इतिहास की वस्तुगत परिस्थितियों में बदलता है। रचना के माध्यम से समाज समझ में आए, ये समझ में आता है, लेकिन समाज शास्त्र के उपकरणों के आधार पर रचना को समझा जाए, यह रचना को दोयम श्रेणी मानने का नतीजा है। इसलिए जब भी हम रचना को पढ़ते हैं
तो रचना के आईने में तथ्य हम नहीं देखते। क्या अखबार और तथ्यों का सत्यापन रचना की मूल प्रतिज्ञा है? इस अर्थ में मैं कह रहा हूँ कि समाजशास्त्रीय आलोचना के अपने दावे हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय आलोचना ने साहित्य की समझ को काफ़ी स्थूल आंकड़ेबाजी में, और मुझे लगता है कि साहित्य की जो एक अपनी स्वायत्तता है जिसे केवल आप साहित्य में कह सकते हैं, वो रास्ता बंद करता है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, आगे नहीं पीछे, और इस पर वापस आऊँगा। चूँकि समाज की बात हो रही है तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं मिदनापुर और आपके पैतृक गांव के समाज को, और फिर वहाँ से हिंदू कॉलेज की यात्रा को। मिदनापुर में पैदाइश, लेकिन पढ़ाई आपकी संभवतः बिहार में हुई। थोड़ा सा बताइए उस दौर के बारे में, कैसा दौर था और कहाँ कहाँ पढ़ाई हुई, क्योंकि बहुत जानकारी आपके बारे में है नहीं। दौर तो सर्वज्ञात है। मैं 1960 में मेरा जन्म है और बंगाल में मिदनापुर में मेरा जन्म है। जीवन के शुरुआती वर्ष बंगाल में बीते। बहन कलकत्ता में थी तो कलकत्ता में भी। बिहार मेरा लौटना हुआ तीसरी क्लास में, और तीसरी क्लास से लेकर और इंटर तक मेरा संबंध गांव और गांव के पास के हाई स्कूल और फिर बीएन कॉलेज पटना विश्वविद्यालय, और फिर 1980 में मैं दिल्ली के हिंदू कॉलेज में आया। आरंभिक जीवन इस कदर साधारण है कि वो भाषा की छलनी में आएगा नहीं, वो सब बह जाएगा, क्योंकि सबके जैसा ही जीवन है जो सामान्यतः ग्रामीण जीवन है। अभाव हैं, प्रकृति है, संघर्ष है, गरीबी है। अभाव और गरीबी की खासियत यह है कि जब वो होती है तब पता नहीं चलती। जब उस गरीबी और अभाव की दुनिया को लांघ कर आप सुविधाओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं और पीछे मुड़ते हैं, तब पता चलता है कि हम इस अभाव और गरीबी से आए। इसलिए हिंदी पढ़ने वाला जो एक औसत लड़का या व्यक्ति हो सकता है, मेरी परिस्थितियां दरअसल वैसी ही हैं जैसे कि करोड़ों हिंदी भाषियों की होती हैं। तो ये मोटे तौर पर मेरी भाषा, मेरे पढ़ने की शुरुआत शहर के उन लड़कों की तरह नहीं हुई जो चंदा मामा पढ़ रहे थे या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कर रहे थे, या मछली जल की रानी है, रामचरितमानस और वो पाठ्य पुस्तकें जिसमें गाय पर कविता थी। गाय हमें देती है गोबर, गोबर सड़कर खाद बने, खाद अगर पड़ जाए खेत में ऊसर भी आबाद बने, इस तरह की कविता। मरकर देती खाल, खाल से चप्पल जूते बनते हैं, गड़े न कांटा लगे न ठोकर जब हम उन्हें पहनते हैं। ये पहली कविताएं थीं जो आईं, और इसको हम कविता कह सकते थे क्योंकि रामचरितमानस कविता नहीं थी। और इस तरह से कविता गाय से शुरू होकर अंततः 8वीं 10वीं तक आते आते कविता मुझे हिमालय की तरफ ले गई, जब दिनकर का हिमालय मैंने पढ़ा, और इस तरह से धीरे धीरे कविता ने मेरी चेतना के भूगोल का विस्तार किया। तो शुरू से हिंदी ही पढ़नी थी, ऐसा कुछ था, या फिर कुछ और बनना चाहते थे? हिंदी ही पढ़नी थी ऐसा कुछ नहीं है। बनना क्या था ये निश्चित था, और बनना तो शिक्षक ही था। क्यों, कोई सामने वो था कोई रोल मॉडल? मैं बिल्कुल शुरुआती दौर से जहाँ भी रहा, मैंने जब अपने शिक्षकों को देखा तो मुझे लगा कि मैं भी यही हूँ या मुझे भी यही होना है। ये प्राथमिक से लेकर के और विश्वविद्यालय तक में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जीवन का कोई अन्य विकल्प हो। शिक्षक बनना न तो मेरी नियति है और न मेरा चुनाव है, वो मेरा अस्तित्व है। दरअसल वही मैं हूँ और इसके अतिरिक्त मैं कुछ हो नहीं सकता।
ये बिल्कुल तय हो गया है। इसलिए मैं प्रायः कहता हूँ कि शिक्षक बन जाने के बाद अब कुछ भी बनना और होना शेष नहीं रहता। वाह। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक होना मेरा चुनाव नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे ढलान पर पानी का ढलना उसका चुनाव नहीं है, बल्कि वह उसकी नियति है। लेकिन हिंदी का शिक्षक होना ये आपका चुनाव था? हाँ, ये निश्चित रूप से, क्योंकि हिंदी मुझे पढ़ना है यह तय हुआ इंटर में। मेरे शिक्षक थे मटुकनाथ चौधरी। वो JNU से MA करने के बाद अक्टूबर में मेरे ख्याल से 1978 में BN कॉलेज में गए थे, और ट्यूटोरियल देखते समय उन्होंने बुलाया और कहा कि आपको दिल्ली जाना चाहिए, हिंदू कॉलेज करना चाहिए, यहाँ से मत पढ़िए और हिंदू कॉलेज से हिंदी ऑनर्स कीजिए, वो सबसे बेहतर कॉलेज है। अच्छा, कॉलेज भी बता दिया था? क्योंकि कॉलेज इतने कॉलेज हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि केवल हिंदू कॉलेज। और फिर मैं हिंदू कॉलेज आया, और उस समय प्रवेश प्रक्रिया बहुत साधारण थी। कॉलेज में फॉर्म मिलते थे, प्रोस्पेक्टस मिलता था, आप फॉर्म भर के दीजिए। 10-15 दिनों के बाद एक पोस्ट कार्ड आता था आपके यहाँ कि आप प्रवेश के योग्य पाए गए हैं, आप प्रवेश लेने आइए। और मैंने आकर प्रवेश लिया, और इसके बाद हॉस्टल में आ गया था मैं। प्रवेश के साथ ही हॉस्टल मिल गया था मुझे। तो ये एक बहुत ही संक्षिप्त साधारण यात्रा है। फिर उसी में आप शिक्षक हो गए? और फिर मैं उसी में पढ़ाना। निर्मला जैन, प्रोफेसर निर्मला जैन, उनके साथ में आपका PhD हुई? एमफिल PhD उन्हीं के साथ में हुई। प्रोफेसर निर्मला जैन का नाम लेते हैं तो लोग बहुत उनको एक दबंग आलोचक के तौर पर याद करते हैं कि विश्वविद्यालय में खासतौर पर हिंदी विभाग में पहली विभागाध्यक्ष महिला वो थी, और सावित्री सिन्हा थी। सावित्री सिन्हा थी उनसे पहले। लेकिन इनकी ख्याति बहुत ही, मतलब जो कह दिया वो कह दिया वाली टोन में इनको याद किया जाता है। कैसे अनुभव आपके उनके साथ में रहे? मैडम के साथ मेरे संबंध थोड़े से अपवाद किस्म के हैं, क्योंकि जितने शोधार्थी उनके के साथ काम कर रहे थे, कईयों को, चूँकि माल रोड पर रहती थी सोशल वर्क के पीछे, और मैं जुबली हॉल हॉस्टल में था, कई लड़कियों को मैंने उनके ड्राइंग रूम में रोते और सिसकते हुए सुना। वो डांटती बहुत तेज़ थी कि तुम्हें जब ये करना नहीं था तो मेरे साथ तुमने रजिस्ट्रेशन क्यों कराया, और ये घर की समस्याएं हैं, और समस्याएं तो सभी के घर की होती हैं, और इस तरह से अपने काम को, अपने रिसर्च को हल्के में लेना, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। मुझे उन्होंने, अब ये कहना है कि शिक्षक ने सम्मान दिया, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत स्नेह दिया। और अपनी आत्मकथा में भी, ज़माने में हम में, उन्होंने केवल मेरा जिक्र किया है विद्यार्थी के रूप में, और उससे ये पता चलता है, जो उसका सारांश है, कि एक शिक्षक के रूप में मेरे जैसा अगर विद्यार्थी मिले तो ये शिक्षण कर्म की सार्थकता है। हालांकि मैं निश्चित रूप से किसी भक्तकालीन कवियों की विनम्रता के तहत नहीं कह रहा हूँ, मैं उस योग्य था नहीं, लेकिन इसके बावजूद उनका स्नेह था, और मैंने उनसे जो कुछ भी सीखा उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो कहने की प्रामाणिकता, अगर नहीं है तो नहीं है, और अगर हाँ है तो हाँ है, एक। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जो असहमति का विवेक है, ये 1991 के आसपास की बात है, जब मैंने हिटलर और स्टालिन को एक ही पलड़े में रखा। अच्छा। अपने रिसर्च में, और उन्होंने कहा कि रामेश्वर, ये थीसिस तुम्हारी नामवर जी के यहाँ जानी है, और ये रुक सकता है मामला, निर्णय तुम्हें करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं मैडम, हम बिना PhD के रह लेंगे, लेकिन मैं वाक्य बदलूंगा नहीं।
उन्होंने कहा कि डन। तो इस कदर की छूट देना ये तभी संभव है जब शिक्षक के भीतर कोई धुंध नहीं हो। तो पारदर्शिता और निर्भयता अगर मैंने सगुण रूप में कहीं से पाया तो मैडम से पाया, और निर्गुण रूप से कबीर से। नहीं, केवल कबीर से ही नहीं, हाँ, तुलसी से भी। क्योंकि कबीर मेरे मस्तिष्क के कवि हैं, तुलसी मेरे रक्त में है। तो रक्त और मस्तिष्क में कोई विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी तुलसी से भी मैंने सीखा। और मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रभाव जीवित स्रोतों से आते हैं। ठीक बात। तुलसी को मैंने देखा नहीं, कबीर को भी मैंने नहीं देखा, मैंने मैडम को देखा है। और इसलिए मुझे लगता है कि अच्छा, मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। जैसे भी आपने कहा कि आपने स्टालिन और हिटलर को एक ही पलड़े में रख दिया और उन्हें कहा कि पीएचडी ये नामवर जी के यहाँ जानी है, गई होगी, सवाल हुए उस पर? नामवर जी मेरे परीक्षक के रूप में आए नहीं थे, शायद कहीं बाहर थे, तो कोई और सज्जन आए थे हरियाणा से। तो किस आधार पे मतलब आपने इन दोनों को एक ही उसमें रखा था? क्योंकि ये तो विवादित है एक तरीके से, बहुत असहमति हो सकती है इस नहीं, इसमें मुझे लगता है कि अगर पार्टी के हिसाब से देखेंगे तो विवाद हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद और मार्क्सवाद के आधार पर इतने बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदूक राष्ट्रवाद की है, बंदूक मार्क्सवाद की है। इनोसेंट आदमी मारे गए हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी विचारधारा, चाहे वो राष्ट्रवाद की हो या मार्क्सवाद की हो, उसके आधार पर अगर आप हिंसा और हत्या का सहारा लेते हैं तब दरअसल उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मार्क्सवादी आलोचना से भी आपको खासी परेशानी है, क्योंकि आप ही की इस किताब में लिखा हुआ है एक जगह कि मार्क्सवादी आलोचना खाप पंचायत की ही एक साहित्यिक शाखा है। मार्क्सवादी आलोचना से मुझे तनिक भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मोटे तौर पर दो विधिवत मार्क्सवादी शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया है, विश्वनाथ त्रिपाठी और नित्यानंद तिवारी। तो मार्क्सवादी आलोचना से या आलोचना की किसी भी पद्धति से मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं है, मेरी असहमति है। असहमति और परेशानी में फ़र्क है। ऐसी स्थिति में असहमति किस आधार को लेकर? मुझे मार्क्सवादी आलोचना से केवल एक ही असहमति है, वो बुनियादी तौर पर फैसले लेती है और विश्लेषण करती है इसके बाद, यानी निष्कर्ष के आधार पर विश्लेषण की जो पद्धति है, यानी पहले से तय होगा कि अज्ञेय के साथ क्या करना है और ये पहले से तय होगा कि मुक्तिबोध के साथ क्या करना है। यानी ये तो हर तरह की आलोचना में नहीं, अगर रसवादी आलोचना में जाएंगे तो वहाँ पहले से तय है कि हम रस के आधार पर ही इसका पहले से तय करेंगे। मूलतः आलोचना में इस तरह की प्रवृत्ति पैदा हुई आधुनिक आलोचना में विचारधाराओं के उदय के बाद। और मोटे तौर पर अगर आप पूरे शीत युद्ध में देखेंगे तो आलोचना दो ही खेमों में बटी हुई है, एक मार्क्सवादी खेमा है और एक गैर मार्क्सवादी खेमा है। मार्क्सवादी खेमा चूँकि मजबूत है इसलिए वह उसको नई समीक्षा, प्रतिक्रियावादी, बुर्जुआवादी इत्यादि इत्यादि कहता है। तो सवाल परेशानी का नहीं है, सवाल असहमति का है। और इसलिए मुझे लगता है कि रचना को समझने की ज़्यादा संभावनाएं जिस दृष्टि में हैं, नामवर जी की तुलना में मुझे शाही अधिक आकर्षित करते हैं, अधिक प्रभावित करते हैं। और थोड़ा गैर मार्क्सवादी आलोचना में आपके अपने अनुभव की भी जगह है।
आपके अपने विश्लेषण की भी जगह है, आपकी अपनी दृष्टि की भी जगह है। भिन्न तरीके से सोचने के आधार पर आप कुजात नहीं ठहराए जा सकते या आपको लांछित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी था रामेश्वर जी कि मार्क्स ने धर्म की आधार भूमि को प्रश्नांकित किया एक तरीके से, अगर आप देखेंगे तो। इससे पहले या मैं 3 उदाहरण अगर लूँ, डार्विन, मार्क्स और फ्रायड, जिन्होंने ईश्वर, धर्म और दर्शन इन तीनों पर प्रश्न चिन्ह लगाए, और ये एक समय में ज़रूरी भी हो गए थे, क्योंकि आप ईश्वर ही अंतिम सत्य है, इस पर डार्विन ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि नहीं, अमीबा में कोई ईश्वर नहीं है, कोई धर्म वहाँ पर नहीं है। मार्क्स ने उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया, और यही काम बाद में आके फ्रायड ने किया। फ्रायड ने तो सब कुछ पलट के रख दिया। उसने कहा जो भी है वो अवचेतन है, अवचेतन से सब कुछ संचालित हो रहा है। तो अगर इस आधार पे अगर बहुत साइंटिफिक अगर होकर सोचेंगे तो समस्या तो नहीं होनी चाहिए। मार्क्सवाद वैज्ञानिक चिंतन है ऐसा कहा जाता है, लेकिन मार्क्सवाद कालांतर में स्वयं ही धर्म में परिणत हो गया। इस अर्थ में मैं कह रहा हूं कि फिर मार्क्स को मानने वालों का एक संप्रदाय बना, और जो लोग मार्क्सवाद को नहीं मानते थे या मार्क्सवाद से सहमत नहीं थे, फिर लगभग उन्हें काफिर की श्रेणी में रखा गया। मार्क्स ने जो कहा उसकी पद्धति वैज्ञानिक है, लेकिन वह अंतिम सत्य तो नहीं है, उसे असहमत हुआ जा सकता है। जिसको आप विज्ञान कहते हैं, विज्ञान स्वयं ये दावा नहीं करता कि उसने अंतिम सत्य पा लिया है, लेकिन खास तौर पर हिंदी की दुनिया में मार्क्स और मार्क्सवादी विचारधारा को अंतिम सत्य के रूप में पा लिया गया, और फिर ये पाया गया कि जो मार्क्स से सहमत नहीं है दरअसल वो सत्य का विरोधी है। और फ्रायड के बातों से कितना सहमति है कि सब कुछ जो संचालित हो रहा है वो आपका अवचेतन ही संचालित कर रहा है, और अवचेतन में भरी हैं सारी की सारी कुंठाएं, जिसको अनकॉन्शियस माइंड हम कह रहे हैं, उसमें सब कुंठाएं हैं, और पृथ्वी पर जो संचालित हो रहा है, हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो हमारी कुंठाएं करती हैं, और वो कुंठा में सबसे बड़ी चीज़ आती है सेक्स। इस बात से कितनी सहमति है? फ्रायड एक सीमा तक वैयक्तिक स्तर पर सही हैं, क्योंकि दुनिया में मनुष्य के साथ जो सबसे पुरानी चीज़ है वो धर्म है, और धर्म मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति के निषेध पर खड़ा है। उसका सांगठनिक चरित्र निषेधवादी है, ऐसा करना है वैसा नहीं करना है, स्त्री की तरफ नहीं देखना है इत्यादि। इस अर्थ में धर्म मनुष्य की सहजता के मार्ग में बाधक है, और फ्रायड ने कहा कि जो सेक्स है वो बुनियादी कुंठा है, क्योंकि धर्म उसका निषेध करता है, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो जाता है, अवचेतन में चला जाता है। लेकिन मनुष्य केवल अवचेतन नहीं है, मनुष्य की चेतना का एक हिस्सा है अवचेतन। मनुष्य का अगर तल घर है तो मनुष्य का आकाश भी है। ठीक बात। इसलिए मार्क्स के फ्रायड के जो निष्कर्ष थे वो निष्कर्ष मनोरोगियों के आधार पर थे, जिसे मोटे तौर पर जनरलाइज किया गया मनुष्य मात्र के लिए। फ्रायड पेशे से डॉक्टर थे, और मनोरोगियों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, जिस निष्कर्ष में कुछ औसत सच्चाइयाँ थीं। लेकिन मनुष्य केवल अवचेतन नहीं है, वो नियंता भी है, वो परिस्थितियों का निर्माण करता है, परिस्थितियों को बदलता है, बदलने के लिए संघर्ष करता है, वो टूटता है, हारता है। इन्हें मनुष्य के जीवन के बहुत सारे पक्षों में से एक पक्ष फ्रायड के हिस्से में जाता जरूर है, लेकिन वह मनुष्य की समग्रता को बांधने वाला नहीं है। इसलिए जाहिर है कि अगर जीवन को समझना है तो उस समझ का एक हिस्से में फ्रायड मदद कर सकते हैं, लेकिन जीवन के जो दूसरे आयाम हैं वो भी मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे आयाम की तरफ चल रहे हैं। थोड़ी देर पहले सत्य की बात हुई, चूँकि आपका आधुनिक और मध्यकाल पर काफ़ी काम है और पकड़ भी बहुत ज़्यादा मध्यकाल और आधुनिक काल की कविताओं पर ख़ास तौर पर है, जिसमें
कविताओं से इतर निर्मल आपको बहुत प्रिय है, निर्मल पे मैं बात भी करूँगा। आधुनिक काल में सत्य के स्थान पर इसी किताब में आपने लिखा है और कुछ मैं आपके और नोट्स पे पढ़ रहा था, सत्य के स्थान पर यथार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि मध्यकाल में यथार्थ की जगह सत्य का प्रयोग किया गया है। बात लगभग वही है, ऐसा क्यों है कि आधुनिक काल में आते आते हम यथार्थ शब्द का प्रयोग करने लगते हैं और सत्य का प्रयोग नहीं करते हैं? क्या सत्य अमूर्तन या धुंधलाहट की तरफ लेकर जाता है इसलिए, या फिर कोई और कारण है? अगर आप देखें तो चिंतन में यथार्थ का प्रचलन एक तरह से आधुनिक सभ्यता के साथ होता है, और यथार्थ का अर्थ है कि जैसा है उसे हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। विज्ञान ने ये सुविधा दी कि हम यथार्थ को या तो यंत्रों के सहारे या सूचनाओं के सहारे या तथ्यों के सहारे हम समझ लें। यानी एक तरह से जब रेनेसां पीरियड में यह तय हो गया कि ऐहिक जीवन से बाहर कुछ नहीं है, जो है यही है और इसको जाना जा सकता है। पूरा रेनेसां दरअसल इस बात की लड़ाई है कि विश्वास महत्वपूर्ण है, ये रीज़न। जीवन को जानने का माध्यम विश्वास और आस्था है या तर्क। यही धर्म और विज्ञान की लड़ाई है। तो यह जो शब्द सत्य है, इसमें यह निहित है कि बहुत कुछ जान लेने पर भी बहुत कुछ जानने के लिए शेष रह जाता है। ये सत्य की बुनियादी अवधारणा है। बहुत कुछ जान लेने पर भी जानने के लिए बहुत कुछ शेष रह जाता है, और कुछ भी शेष नहीं रहता क्योंकि हमारे पास जानने के तमाम उपकरण उपलब्ध हैं। तो जिसको जानने के उपकरणों से जाना जा सकता है वह यथार्थ है। और इसलिए विज्ञान यह तय करता है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें अज्ञात हों, लेकिन वह कल ज्ञात हो जाएंगी। कल जो अज्ञात था आज हमने जान लिया है, आज जो अज्ञात है कल हम उसे जान लेंगे। यानी कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो हमारे जानने की परिधि से बाहर चला जाए। लेकिन अध्यात्म कहता है कि नहीं, एक तीसरी श्रेणी है, वो अज्ञेय है। अज्ञेय का अर्थ है जिसे आप जान नहीं सकते, और इसलिए नहीं जान सकते क्योंकि जानने का जो मीडियम है वो बुद्धि है, और बुद्धि चेतना का एक अंश मात्र है। इसलिए बुद्धि से आप एक सीमा तक जा सकते हैं, इसके बाहर नहीं। तो यथार्थ की पूरी अवधारणा दरअसल बौद्धिक है। सत्य की पूरी अवधारणा इस बात पर है कि अंतिम रूप से जान लेने के बाद भी अंतिम रूप से बहुत कुछ शेष रह जाएगा। इसी को अगर मैं मनुष्य के संदर्भ में समझना चाहूँ तो मध्यकाल में मनुष्य की जो व्याख्या की गई वो धर्म और दर्शन के आधार पर की गई। आधुनिक काल में वो पूंजी के आधार पर की गई और राजनीति के आधार पर की गई मनुष्य की। अब सवाल यह है कि फिर मनुष्य की प्रामाणिक व्याख्या हम किस आधार पर अधिक माने? उस पर जिसमें धर्म और आध्यात्म है, या उस पर जिसमें कैपिटल और साथ में पॉलिटिक्स शामिल है? ये सवाल है, इसमें मेरा एक सवाल है जी कि मनुष्य को जानने, हाँ, और यही सवाल परीक्षा गुरु में किया गया है कि मनुष्य की प्रामाणिकता क्या है। ठीक है। मनुष्य को जानने का जो सवाल है, ये सवाल एकेडमिक सवाल है। हम किसी को भी क्यों परिभाषित करना चाहते हैं? दरअसल ये मामला परिभाषा का है। मुझे ध्यान आता है कि शाही ने एक जगह कहा कि अगर कविता को परिभाषित करना होगा तो उसके सृष्टा मनुष्य को परिभाषित करना होगा, और मनुष्य वह है जो हर बार परिभाषा की हथेलियों से फिसल जाता है। मनुष्य इसलिए परिभाषित नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति ने उसे निष्कर्ष के रूप में बनाया नहीं है। जितने मनुष्य के बाहर के प्राणी हैं उन्हें अंतिम रूप से बना दिया गया है। मनुष्य को एक ऐसे बिंदु पर छोड़ दिया गया है जहां पर
वह अपने बनने की दिशा तय कर सकता है। इसलिए मनुष्य है नहीं, मनुष्य हो रहा है। सात्र ने कहा कि मनुष्य है नहीं, मनुष्य हो रहा है। मनुष्य एक संभावना है, और जहाँ संभावना है वहाँ परिभाषा नहीं चलेगी, और वहाँ समझ का भी कोई अर्थ नहीं है। परिभाषाएं कब्रों पर लागू होती हैं, जीवित चीज़ों पर नहीं। तो इसलिए मनुष्य को परिभाषित करने की ज़रूरत अगर है तो मुझे लगता है कि गैर ज़रूरी ज़रूरत है, क्योंकि मनुष्य में अगर बुद्ध हैं तो अंगुलीमाल भी है, मनुष्य में अगर गांधी हैं तो गोडसे भी हैं। तो आप किस बिंदु पर निर्धारित करेंगे मनुष्य की पहचान को? इसलिए मनुष्य की पहचान काफ़ी तरल, अनिश्चित, प्रवाहकारी है, और आप उसे कहाँ से पकड़ना चाहते हैं बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। तो यही बात क्या रचना पर लागू नहीं होती कि रचना क्या है, इसको परिभाषित करने की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि रचना में भी अगर बुद्ध है तो अंगुलीमाल भी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि साहित्य को परिभाषित मत करो। जैसे जीवन को परिभाषित करोगे तो एक नकलीपन पैदा होगा। अगर साहित्य को परिभाषित करोगे तब भी नकलीपन पैदा होगा। इसलिए प्लेटो से लेकर के और टी.एस. इलियट तक, और भरत से लेकर के, ख़ास तौर पर भामह से लेकर के और रामचंद्र शुक्ल तक, ये सभी लोगों ने साहित्य को परिभाषित किया। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारी स्थापनाएं अंततः इतिहास के एक मोड़ पर ठिठकी हुई दिखाई पड़ती हैं। आपके लिए अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूँ, रचना या सवाल पलटूँ, तो अच्छी रचना कैसे निर्धारित होती है, क्या है? अगर आपको ये जानना हो कि रचना अच्छी है तो ये कैसे निर्धारित करते हैं आप? अच्छी रचना को तय करने के लिए मुझे लगता है कि 3 अमूर्त किस्म की चीज़ें, जिन्हें मूर्त ढंग से कहना पड़ेगा। एक कि एक रचना के पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद आप वही नहीं रहते जो आप हैं। एक, इसका मतलब है कि रचना आपके भीतर निश्चित रूप से कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन कर देती है जिससे चीज़ों को देखने और समझने की दृष्टि आपकी बदलती है। 2, रचना किसी भी बड़े सच पर लिखी जाए, आधुनिक शब्दावली में जटिल से जटिल यथार्थ पर लिखी जाए, अगर वह आपके भीतर करुणा की आर्द्रता पैदा करती है तब वह एक सार्थक रचना है। जिसको पढ़ने के बाद मन उद्विग्न हो, मन निराश हो, मन अनास्थित हो, अगर ट्रेजेडी भी है तब भी वो अंततः आपको भीतर से कहीं छूती है। मैला आंचल में बावन दास की हत्या एक गंभीर ट्रेजेडी है, एक बड़ा संकट है। लेकिन वो हत्या आपके भीतर एक सृजनात्मक बेचैनी पैदा करती है, एक आयरनी, एक विडंबना पैदा करती है। और तीसरी बात यह है कि वह आपकी भाषा को कितनी गहराई से छूती है, आपकी भाषा की दुनिया को कितना संस्कारित करती है। भाषा के माध्यम से आपके अनुभव के आकाश का कितना विस्तार करती है। ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये तीनों चीज़ें व्यक्ति से व्यक्ति भिन्न हो सकती हैं। हो सकती हैं, पाठक के तौर पर बिल्कुल हो सकती हैं। ख़ास तौर पर भाषा वाला मसला नहीं हो सकता है। नहीं, भाषा को लेकर दरअसल बहुत बहस है। और मुझे लगता है कि अगर 1960 के बाद एक आंदोलन आया, अकविता आंदोलन, उस अकविता आंदोलन की प्रेत छाया लगभग हिंदी साहित्य की हर विधा में आपको दिखाई देगी। आप तो बहुत, मैंने जितना आप कविता से जुड़ी आपकी पंक्तियां पढ़ी, एक भी पंक्ति मुझे सकारात्मक नहीं मिली कविता से जुड़ी हुई। आपने उसके लिए तरह तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया और सारी शब्दावली नकारात्मक थी कविता को लेकर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि
कविता जैसे अपने नाम से ही ज्ञात है वो। एक तो वो बहुत आयातित किस्म की चीज़ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में जो हिप्पी कल्चर शुरू हुआ, जो बीटनिक संस्कृति आई, वो गिन्सबर्ग वहाँ से आए, फिर बनारस आए, कलकत्ता गए। गिन्सबर्ग के पीछे एक पागलपन की हद तक आकर्षण की एक पीढ़ी पैदा हुई, राजकमल चौधरी वगैरह उसमें आए। तो मुझे लगता है कि कविता की जो प्रेत छाया है भाषा पर ख़ास तौर पर दिखाई देती है, उसमें काशीनाथ सिंह, काशी की भाषा अगर आप देखें, लेकिन मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ। आधा गांव उपन्यास आया राही मासूम रजा का, जिस पर मैंने एमफिल में काम किया, और आधा गांव की भाषा गालियों की भाषा है। नामवर जी ने उसे जोधपुर विश्वविद्यालय में लगाया और इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि नामवर जी को नौकरी छोड़नी पड़ी। इतना विवादास्पद हुआ क्योंकि भाषा में बहुत गालियां हैं। इसका उत्तर राही मासूम रजा ने एक सैद्धांतिक उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पात्र गाली बकते हैं तो मैं गाली लिखूंगा, अगर मेरे पात्र गीता के श्लोक बोलेंगे तो मैं गीता के श्लोक ही लिखूंगा। ठीक बात है। मैं साहित्य अकादमी के पुरस्कार के लिए अपने पात्रों की ज़बान नहीं काट सकता, ये उनका स्टैंड था। ये तर्क से बिल्कुल वाजिब तर्क है, लेकिन जब आप रचना करते हैं तो रचना बुनियादी तौर पर क्या है? मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो रचना बुनियादी तौर पर मनुष्य की आंतरिक सभ्यता है। जैसे सभ्य होने का बाहरी लक्षण है कि आप कपड़े पहनते हैं, आप नंगे नहीं घूमते। आप सभ्यता की बाहरी शर्त को तो पूरा करना है। पूरा कुर्ता धोती पहनकर आप कहेंगे कि भाषा में नंगे ही चलेगी, लेकिन मैं नंगा नहीं रहूँगा। अगर सभ्यता को नकार रहे हैं तो भाषा में लागू करेंगे और कपड़े में लागू नहीं करेंगे। ये दोहरापन है। इसलिए मुझे लगता है कि रचना की भाषा कभी भी वह नहीं होती जो जीवन की भाषा है, क्योंकि भाषा में फिर दोनों चीज़ें हैं। भाषा में गालियाँ भी हैं और भाषा में मंत्र भी है। तो ये तो बात उठती ही है रामेश्वर जी की अलग अलग करके देखना चाहिए, रचनाकार और उसकी रचना। नहीं, वैसा है, लिखा गया है, लेकिन मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप चुन लीजिए कि आपको गैंग ऑफ वासीपुर की भाषा चाहिए या मुग़ल आज़म की भाषा चाहिए। ये तो चुनना पड़ेगा आपको। मैं मुग़ल आज़म की भाषा चुनता हूँ, मैं गैंग ऑफ वासीपुर की भाषा नहीं चुनता। ऐसा नहीं कि गालियाँ समाज में नहीं हैं, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर की भाषा अपने आप कहीं से दैवीय तरीके से प्रकट नहीं हुई है। वो समाज की भाषा थी जो गैंग्स ऑफ वासेपुर तक आई है। इसमें ये साइकिल भी देखनी पड़ेगी हमको। समाज जैसा भी है, हाँ, क्या उसी रूप में अगर हम रचना में प्रस्तुत करते हैं? ये तो फोटोग्राफिक मामला हो गया। आप इसमें फिर बनाते क्या हैं? अंततः रचना अपने समय के कृष्ण पक्ष को देखती है, लेकिन वो शुक्ल पक्ष को भी देखती है। ठीक बात। और वो अपना मतदान शुक्ल पक्ष के पक्ष में करती है। रचना चाहे जितना यथार्थ कहे, लेकिन अंततः भरोसा उसका जीवन के बेहतर और सकारात्मक भविष्य की तरफ होगा, तभी वह रचना है। तो ये तय करना पड़ेगा कि अंततः आप भाषा की कौन सी दुनिया चुनते हैं। काशीनाथ सिंह हिंदू कॉलेज में आए थे और मैंने कहा कि ये आप उस शहर से आते हैं जिसमें प्रसाद थे। गालियाँ प्रसाद में बंटती हैं। तो ये मसला है कि भाषा दरअसल जब भाषा हम चुनते हैं, दरअसल हम दुनिया भी चुनते हैं। दुनिया के किस चेहरे पर, किस तरफ आपकी निगाह है? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के रियलिटी को हिंदी की किसी भी रचनाकार से गांधी ने कम नहीं देखा। गांधी तो गालियाँ नहीं बकते। और ये कौन कह सकता है कि प्रेमचंद को कम जानकारी थी? प्रेमचंद में गालियाँ क्यों नहीं हैं?
इसका एक और तरीका ये इसी संगत में एक दो रचनाकारों से जब बात हुई और इसी अभद्र या गाली प्रयोग करने को लेकर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपको गालियों का निषेध क्यों करना है? अगर आप इस तरह की भाषा का निषेध कर रहे हैं तो आप लोक का निषेध कर रहे हैं, आप अभिजात्य को लोक पर हावी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से उन रचनाकारों को देखना चाहिए। तुलसी आलोक के कवि हैं क्या? कबीर आलोक के कवि हैं क्या? मीरा आलोक के कवि हैं क्या? माने आप एक प्राइवेट लिमिटेड लोक बना रहे हैं जिसमें गालियां हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो लोक की जमीन पर लिख रहा है वो गालियां ही लिखेगा। मुझे लगता है कि जब रचना की भूमि पर आते हैं और जिंदगी की सच्चाइयां आपको आहत करती हैं तो आपकी भाषा ज़्यादा गमगीन होती है, गालियां नहीं होती उसमें। ठीक है, यह जग अंधा के ही समझाऊं। कबीर लिख रहे थे तो गालियां तो नहीं दे रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या समझा कर करें, कोई सुनने और देखने के लिए तैयार नहीं है। रामेश्वर जी, एक चीज़ और, कविता या आपके प्रिय लेखकों की तरफ आऊँ तो अज्ञेय आपको बेहद प्रिय है। आधुनिक कवियों में निराला भी बेहद प्रिय हैं, उस तरीके से अज्ञेय भी प्रिय है। तो इसमें असाध्य वीणा पर जो आपने लिखा उसी में एक पंक्ति लिखी कि अनुभूति के ताप से रची होने के कारण अज्ञेय की कविताएं प्रायः छोटी होती हैं। क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि लंबी कविताओं में अनुभूति का ताप नहीं होता या विचार का अधिक होता है? ऐसा नहीं होता कि लंबी कविताओं में अनुभूति नहीं होती। अनुभूति की व्यापकता और अनुभूति की सघनता, अगर दो पदों को मैं लेता हूँ तो छोटी कविताओं में अनुभूति की सघनता होती है और बड़ी कविताओं में, लंबी कविताओं में अनुभूति की व्यापकता होती है। अज्ञेय पर ही आ रहा हूँ। इसमें अगर अज्ञेय के शुरुआती अगर जीवन को देखें तो एक समाजोन्मुख और एक बहुत क्रांतिकारी युवा कवि, और जो वो क्रांतिकारिता उनकी कविताओं में दिखलाई हुई पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे कविताएं बहुत आत्मकेंद्रित होती चली गई, जिसको रहस्यवादी तक कहा जाने लगा। ये जो रहस्यानुभूति अज्ञेय के भीतर बाद के दिनों में आई, इसका स्रोत अगर तलाशना हो तो वो क्या हो सकता है अज्ञेय को समझते हुए? दो तीन चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं समझने के लिए। अज्ञेय की जो आरंभिक कविताएं थीं, चिंता और इत्यलम की, उस पर छायावाद का बहुत ज़्यादा गहरा असर है। ठीक, छायावाद बदले हुए रूप में उनकी कविताओं में है। अज्ञेय जहाँ गेयर चेंज करते हैं वो है हरी घास पर क्षण भर 1949। ठीक, ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1961 में आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह आया, उस काव्य संग्रह में बहुत सारी ऐसी कविताएं आईं जिनके आधार पर अज्ञेय को नव रहस्यवादी कहा गया। इसी में असाध्य वीणा भी थी। इसमें असाध्य वीणा भी थी। ऐसा क्यों हुआ है जानना ज़रूरी है। ये शीत युद्ध का दौर है और प्रगतिशील लेखक संघ यह मानता है कि रचना का पूरा दायित्व भारतीय समाज के यथार्थ को दर्ज करना है। न केवल दर्ज करना है बल्कि जो शोषित हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके संघर्ष में शामिल होना है या व्यवस्था परिवर्तन का एक हिस्सा बनना है। अज्ञेय दो चीज़ों पर प्रगतिशील लेखक संघ से असहमत हैं। एक तो ये कि साहित्य व्यवस्था परिवर्तन और समाज परिवर्तन का माध्यम नहीं है। समाज और व्यवस्था परिवर्तन के दूसरे माध्यम हो सकते हैं जिसमें राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ये कि अनुभूति का कोई भी स्वरूप पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता। जीवन के बहुत सारे सत्य और प्रकृति के बहुत सारे सत्य दरअसल तर्क और बुद्धि की सीमा से बाहर हैं। इसलिए एक रचनाकार के रूप में जब अज्ञेय को लगा कि जीवन के
बहुत सारे पक्षों को आप तर्क, विज्ञान और बुद्धि के आधार पर नहीं लिख सकते। जाहिर है कि वो उस धुंध की तरफ गए जिसको नवरहस्यवाद कहा गया है। अगर आगे से थोड़ा सा और पहले आऊँ, निराला की बात अगर करूँ, जो कि एक आधुनिक कवि हैं, और आज तक भी हम देखते हैं कि पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर काव्य लिखे जाते हैं, कविता की जाती है, रची जाती है। ऐसा क्या है कि आधुनिक कवि को पौराणिक कथाओं की ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ खड़े होकर वो कविता कर सके? एक तो पहलू इसका ये है कि समय को लेकर जो भारतीय अवधारणा है और जो पश्चिमी अवधारणा है उसमें बुनियादी फर्क है। समय को लेकर पश्चिम ने कुछ बुनियादी विभाजन किए। सिलेरियस ने 1688 में पहली बार इतिहास को 3 खंडों में बांटा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। भारतीय परंपरा में समय का इस तरह का कोई बंटवारा नहीं है, इसलिए पुराण और आधुनिक में कोई तनाव और विरोध उस तरह नहीं है जैसे पश्चिम में हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि छायावादियों में 2 लोगों ने खास तौर पर आधुनिक सभ्यता के संकट के लिए या आधुनिक संकट के लिए जिस कथा का चुनाव किया, वो कथा या तो वैदिक है या पौराणिक है। कामायनी एक वैदिक कथानक का उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों और वैदिक कथाओं का इस्तेमाल करती है। ठीक। और राम की शक्ति पूजा में राम का पौराणिक प्रसंग आता है। लेकिन राम वैसे नहीं आते। लेकिन ये जो चरित्र आते हैं, इन चरित्रों पर आधुनिक जीवन के गहरे दबाव, उसके प्रश्न, उसकी परिस्थितियाँ, जीवन की विडंबनाएं महत्वपूर्ण हैं। एक तरफ से हम ये भी मानते हैं कि जो बीत गया है वो खत्म नहीं हो गया है। इसका मतलब है कि मनुष्य के जीवन के कुछ सनातन प्रश्न हैं, मनुष्य के जीवन के कुछ नियतिजन प्रश्न हैं जिनसे रचना को टकराना चाहिए। और इसलिए ये रचनाकार अंततः ऐसे कथानक का निर्माण करते हैं जिसमें पश्चिम की समय की विभाजनकारी अवधारणाएं कम पड़ जाती हैं या व्यर्थ हो जाती हैं। और सवाल केवल निराला और प्रसाद का नहीं है। अंततः 1954-55 के आसपास में धर्मवीर भारती ने अंधा युग लिखा। तो आप देखेंगे कि आधुनिक हिंदी कविता की जो कालजयी रचनाएं हैं, ये मूलतः पुराणों से अपना विषय चुनती हैं और उनके माध्यम से समकालीन भारतीय जीवन की किसी बड़ी विडंबना की तरफ संकेत करती हैं। ठीक है। यहाँ पर एक चीज़, चूँकि कविताओं की लगातार बात हो रही है और सर्वेश्वर पर जो आपने लिखा है उसी पे अगर मैं लूँ तो तीसरे सप्तक के वक्तव्य में सर्वेश्वर ने जब कहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, कि आकांक्षा कुछ ऐसा करने की जिससे दुनिया बदल सके। क्या कविता दुनिया बदल सकती है? ये सर्वेश्वर जी का उत्साह है दरअसल। कविता दुनिया बदल सकती है या नहीं बदल सकती है, उससे पहले ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या कविता किसी पाठक को बदल सकती है। दरअसल मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ, अज्ञे जी ने तो बल देकर कहा है कि परिवर्तन का माध्यम नहीं है साहित्य। साहित्य अधिक से अधिक हमारी संवेदना का परिष्कार करता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं करता। तो ऐसी कविता लिखने की आकांक्षा अगर सर्वेश्वर की है जिससे दुनिया को बदला जा सके, तो यह आकांक्षा बाल उत्साह की श्रेणी में आती है। नहीं, लोग तो कह रहे हैं विचार से दुनिया बदल सकती है। ऐसा 20वीं शताब्दी कह रही थी, 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कह रहा था। लेकिन हमने देखा कि विचार से दुनिया को बदलने का जो संकल्प था वो स्वयं ही बदल गया। विचार से दुनिया बदलती है, यह धारणा 20वीं शताब्दी की है, विचारों की शताब्दी है, 1970 के आसपास में। लेकिन अंततः आधुनिकता की सारी प्रतिज्ञाएं ढहीं और उसके मलबे के भीतर से
अवधारणा का एक नया अंकुर फूटा, जिसे आप उत्तर आधुनिकता कहते हैं। फिर प्रेम बदल सकता है दुनिया को, या फिर दुनिया बदलनी ही क्यों है? दुनिया बदलना किसको कहते हैं? दुनिया के बदलाव का पैमाना बहुवचन में है। विकास की आधुनिक अवधारणा दुनिया को बदल रही है, फ्लाईओवर बनाकर, नया शहर बनाकर, संचार के नए माध्यम देकर। तो क्या दुनिया बदल गई है? दरअसल दुनिया को बदलना आप किसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए देखिए कि विश्व पूंजी की जितनी परियोजनाएं हैं ये दुनिया को बदलने पर लगी हुई हैं और अंततः प्रकृति को नष्ट करने पर। दुनिया का बदलना दरअसल जीवन के प्रति दृष्टिकोण का बदलना है। और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के बदलने का अर्थ है कि ये जो विराट प्रकृति है, मनुष्य उसका अंश है, इसलिए प्रकृति की रक्षा जीवन की रक्षा है। इसे मैं बदलना कह रहा हूँ। इसलिए आप देखेंगे कि सुविधाओं का जितना विस्तार हो रहा है बदलने के नाम पर, उतना ही मनुष्य की संवेदना का संकुचन हो रहा है। यह बदलना है या यह ध्वंस है। इसलिए पूरी दुनिया को बदलने की जो बातचीत है और पूरी दुनिया को बदलने की जो बहस है, वह इस बात की सूचना है कि आपको दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। दुनिया इतने स्तरों पर है, ठीक बात, कि कहाँ से बदलना शुरू करेंगे और क्या बदलेंगे। एक सवाल और इसी से लूँगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा। जैसे निराला पर आपने लिखा, आपको निराला प्रिय है, लेकिन निर्मल भी उतने प्रिय हैं। अगर मैं बहस में जाऊँ, जो कि या आलोचकों की दृष्टि से देखूँ, तो किसी को निराला और निर्मल दोनों एक साथ प्रिय कैसे हो सकते हैं? निराला और निर्मल वर्मा अगर एक ही व्यक्ति को बहुत पसंद हैं तो इसका मतलब है कि पसंद की एक तानाशाह अवधारणा पूछने वाले के मन में है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक पूरी जो अवधारणा है, मतलब पूरा एक जो सवाल पसंद का है, निर्मल किस कारण से पसंद है, निराला किस कारण से पसंद है। तुम्हारे सवाल में बार बार दरअसल निराला आ रहे हैं, लेकिन मैं बताऊं कि मेरे छायावादियों में और आधुनिक कवियों में सबसे पसंदीदा कवि प्रसाद हैं। अच्छा। निराला बड़े कवि हैं, अपनी जगह पर हैं। हाँ। निराला और निर्मल वर्मा के बीच में जो भिन्नता है या वैपरीत्य है या जो असंबद्धता है, वो आलोचकों की दुनिया में है, पाठक की दुनिया में नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि, क्योंकि दोनों की भाषा भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है, कथ्य भिन्न है दोनों का। निराला और निर्मल दोनों में जीवन को लेके दोनों की दृष्टि भिन्न है। अगर आप देखेंगे तो मैं यही जानना चाह रहा था कि दोनों दृष्टियों के साथ एक आदमी, मैं समझ गया। हाँ, एक अनुकर्ता के रूप में, हाँ, पिछलग्गूपन के रूप में, हाँ, आप दो लोगों के पिछलग्गू नहीं हो सकते। लेकिन पाठक के रूप में मैं पिछलग्गू न निर्मल का हूँ और न निराला का हूँ। एक पाठक के रूप में भिन्न दिशाओं और प्रकृतियों के लोग क्यों नहीं पसंद आ सकते। अगर आप एक पंथ निर्माण करते हैं और तब आप कहते हैं कि ये जो कबीर हैं ये तुलसी के विरोधी हैं, तुलसी कबीर के विरोधी हैं, ये आपके अखाड़े का मसला है, ये साहित्य का मसला नहीं है। इसलिए निर्मल और निराला में मुझे पसंद के स्तर पर कोई तनाव नहीं दिखाई देता। क्या है जो निर्मल को जो युवा एक बार पढ़ लेते हैं, खास तौर पर जिन्होंने पढ़ना ही निर्मल से शुरू किया, एक बार पढ़ लेते हैं तो गिरफ्त से बाहर नहीं आ पाते हैं? वो क्या है जो खींचता है? तो मुझे लगता है कि निर्मल इसलिए आकर्षित करते हैं क्योंकि वह पाठक के भीतर की उस खो गई मूल्यवान खामोशी को छूते हैं जो नगर की व्यवस्था में ख़त्म हो गई है। और दूसरा ये है
कि निर्मल के यहाँ जो घटनाएं हैं वो घटनाएं दरअसल बहुत स्थूल नहीं हैं। हवा, धूप, अंधेरा, शाम, आकाश, क्लब, इसके भीतर जो जीवन बह रहा है बिना किसी शोर के, उस लय को निर्मल पकड़ते हैं। निर्मल को पढ़ना जीवन के उस लय का साक्षी हो जाना है जो लय हम खो चुके हैं। मुझे लगता है कि खामोशी और लय ये दो आधार बिंदु हैं निर्मल की रचना के, जो कहीं ना कहीं पाठक को बांधता है, छूता है या आकर्षित करता है। क्योंकि दो चीज़ें हमने विधिवत तरीके से आधुनिक जीवन सभ्यता में दो चीज़ों का ह्रास हुआ है, दो चीज़ें हमने खो दी हैं। जो खो दिया है उसे पा लेने का एहसास निर्मल देते हैं और इसलिए वो आकर्षित करते हैं। प्रेम की तरफ आ रहा हूँ। प्रेम कविताओं को आप पढ़ते हुए क्या चीज़ महसूस करते हैं कि किस तरह की प्रेम कविताएं हों तो हम उन्हें कहें कि हाँ भाई ये प्रेम कविताएं हैं और यहाँ पर प्रेम वाकई में अपने मौन के साथ उपस्थित है या अपने स्वर के साथ उपस्थित है? एक तो ये कहना ज़रूरी है कि प्रेम कविता का सबसे आसान उपलब्ध विषय है, और दूसरा है कि हिंदी की सबसे खराब कविताएं प्रेम पर ही लिखी गई हैं। इन दो परेशानियों के साथ मैं प्रेम कविताओं पर थोड़ी सी बात करूंगा। बद्री नारायण की जो चर्चित कविता है प्रेम पत्र, तो मुझे लगता है कि बद्री नारायण के यहाँ जो प्रेम की अवधारणा है वो ये है कि प्रेम कवि और व्यक्ति की निजी पूंजी है, और इस निजी पूंजी का अपहरण शास्त्र, समाज, पौराणिक परंपरा, देवता और ऋषि करना चाहते हैं। यानी वह निजता की आधार भूमि है जिसके विरोध में पूरी कायनात है। ये मूल प्रतिज्ञा है। इसका अर्थ है कि प्रेम एक प्रकार का प्रतिरोध है। मैं पीछे की तरफ नहीं जाऊंगा, मध्यकाल की तरफ, जैसी, कबीर वगैरह, उधर मीरा के यहाँ नहीं जाना है, क्योंकि फिर बात थोड़ी दूसरे तरीके की हो जाती है। पहला सवाल तो मेरे मन में है कि क्या प्रेम पर कविता लिखना संभव है? प्रेम पर कविता आप मृत्यु के पृष्ठ पर लिख सकते हैं। ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाए कि ये कविता मृत्यु पर है या प्रेम पर है। मैं उसे सही प्रेम कविता कह रहा हूं। जैसे पुराने कवि हैं, सप्तक के कवि हैं, नरेश मेहता की कविता मैं पढ़ रहा हूँ, यायावर से कविता का शीर्षक है। ले गए तुम कई बार साथ में हमें अपनी यात्राओं पर, चित्रकूट, वृंदावन, सौराष्ट्रीय सागर तक या कहीं और भी। पर यह कौन सी यात्रा है यायावर, जहाँ तुमने अकेले ही असंग जाने का निर्णय लिया और चल भी दिए। ये एक प्रेम कविता है, और ये कविता मृत्यु पर भी है। आधुनिक रचनाशीलता में सबसे प्रभावशाली कविताओं के नेपथ्य में मृत्यु है। और दूसरा, मुझे लगता है कि जीवन की बहुत साधारणता में सघन प्रेम घटित होता है। उसके लिए पारसी थिएटर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है। जैसे दो कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें एक तो प्रेम कितनी साधारण स्थितियों में हो सकता है।
कसब एक उपन्यास है मनोज जोशी का, उसमें ये साधारणता दिखाई देती है, लेकिन कविता में कैसे आ रहा है। मैं कविता पढ़ रहा हूँ अनुराधा सिंह की, प्रतीक्षा बहुत निष्फल हुई है प्रेमियों की, तुम अनामंत्रित आ जाना ऐसे कि मैं अलगनी से कपड़े उतारूं और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ जाए। ऐसी भी आकांक्षा हो सकती है क्या? ये बहुत साधारण है। हाँ। लेकिन प्रेम के साथ एक बड़ी दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि वह मृत्यु की तरह आकस्मिक है। मृत्यु तय नहीं है, प्रेम भी उस तरह तय नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अनुपस्थिति का दाह और अल्पायुता, ये प्रेम इन्हीं दो खंभों पर खड़ा है। अगर संबंध में स्थायित्व का भरोसा हो जाए तो प्रेम फिर सुविधा हो जाएगा, आदत हो जाएगा, ज़रूरत हो जाएगी, फिर प्रेम रहेगा नहीं वो। तो बाकी तो सुविधा, साहचर्य, ज़रूरत, कर्तव्य है। और इसलिए प्रेम पर वे कविताएं अधिक श्रुति हैं जो खत्म हो जाने के लिए अभिशप्त है प्रेम, या जिनके नेपथ्य में मृत्यु है या मृत्यु है। मैं एक लगे हाथ लवली गोस्वामी की कविता है, अपनी दोपहरी की चकाचौंध खोकर धीरे धीरे हर प्रेम सरकता रहता है समाप्ति की गोधुली की ओर। टूटना नियति है प्रेम की, और यह तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि जिसने टूट कर प्रेम किया हो वह टूटा ना हो। क्या बात है। तो प्रेम को लेकर दरअसल ये बहुत लंबा, ये जो अपने कविताएं ये जो लिखी हुई हैं अनुराधा सिंह, लवली गोस्वामी, खैर जानते हैं सबको हम लोग, तो क्या आप इस तरह से लिखते हैं जो आपको पसंद आ जाता है? और ये कब से हो, कब ये आदत कब से है? जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ, और चूंकि मेरी स्मृति प्रकृति की तरफ से दुरुस्त नहीं है, मैंने बहुत याद नहीं रखता, मैं याद नहीं रख पाता, तो मैं निश्चित रूप से नोट कर लेता हूँ। यानी कविता पढ़ना नदी को देखना है और उसे अपने अक्षरों में, लिपि में, कागज़ पर उतारना, नदी में प्रवेश करना है। इसलिए मैं कविता से दो बार संबंध बनाता हूँ, एक बार पढ़ने के स्तर पर और दूसरी बार नोट करने के स्तर पर। और आप खुद भी कविताएं लिखा करते थे, अभी भी लिखते हैं? हाँ, नहीं, अब तो नहीं लिखता। और प्रेम कविताएं आप बहुत अच्छे लिखते हैं। प्रेम कविताएं कुछ मैंने लिखी हैं निश्चित रूप से। सुना दीजिए लगे हाथ। तो मैं एक कविता मैं सुनाता हूँ जी। अगर कविता है मुझे भी। ध्रुवतारा के उत्तर में ब्रह्मांड का जो अनंत विस्तार है, उसका एक हिस्सा चुना है मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हारी आंखों की झील में नहाकर धुल जाए सूरज की आग, आकाश गंगाओं का सन्नाटा टूटे तुम्हारी सांसों के संगीत से, तुम्हारी आंखों के जल से जीवित हो उठें मंगल ग्रह के झरने। वाह। चांद की छाती का जख्म भर जाए। क्या बात है। तुम्हारी छुअन के जादू से अंतरिक्ष को जल, संगीत और फूलों से भरने वाली मुझे भी जीवन का अर्थ देना। क्या बात है। वाह वाह। क्यों संग्रह वगैरह नहीं अब तक छपवाया? नहीं, प्रकाशन एक अलग मसला है। क्या वाचिक परंपरा में ज़्यादा भरोसा रखते हैं? क्योंकि आपकी किताबें भी कम हैं, आलोचना की भी। एक समय पर आपके नोट्स बाकायदा एक कोचिंग संस्थान में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए, और आपका भी संबंध एक समय में रहा यहाँ पे आने से पहले। और वो इस तरह से था कि आज भी याद करते हैं। मेरे पास
वो हैं, और मैं जब तक उनको पलट लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, कहीं फंसता हूँ तो वो भी उस फॉर्मेट में नहीं आए जिसमें वो आने चाहिए थे। क्यों प्रकाशन से इतनी दूरी है? वाचिक परंपरा में ज़्यादा भरोसा है? 2-3 चीज़ें इस संबंध में कह देना ज़रूरी है। जी। एक तो साहित्य के साथ मेरा वही संबंध है जो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का संगीत के साथ है। मेरी जानकारी में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने संगीत पर कोई किताब नहीं लिखी। दूसरा इसमें यह है कि एक शिक्षक के रूप में मुझे लगता है कि जैसे संगीत में गीत कोई और लिखता है, धुन कोई और बनाता है, गाती लता जी हैं, रफ़ी साहब हैं, मेरा काम वो वाला है। क्या बात है। मैं केवल जो दूसरों ने सोचा है, दूसरों ने कहा है, मैं उसे अपने जीवन किताब में, क्योंकि मैं उसे रिकॉर्डर की तरह रिपीट नहीं करता, मैं दरअसल उसे पुनर्सृजित करता हूँ। जो भी ज्ञान की सीमित पूंजी है, मुझे लगता है कि उसका पुनर्सृजन मेरी बुनियादी चुनौती है। लेकिन लगता है कि अध्यापन से मुक्ति के बाद निश्चित रूप से कुछ न कुछ है मेरे पास कहने के लिए, और शायद मैं लिख पाऊँ। अध्यापन क्या रचना को पढ़ने में सहायक होता है आपके लिए? क्योंकि मुझे याद है एक बार आपने कहा था कि अध्यापक अगर हर बार एक ही नोट्स लेके बार बार कक्षा में हर साल जाए तो वो मिस्र के पिरामिड में दबी मम्मी की तरह है। नहीं, मुझे लगता है कि जो अध्ययन है वो अध्यापकीय जीवन की सांस की तरह है। अध्ययन का मतलब है निरंतर नए होते रहने की प्रक्रिया। चूँकि हम जीवित हैं और समय में हैं और समय लगातार बदल रहा है, ऐसी स्थिति में आप वर्षों तक कैसे रामचंद्र शुक्ल पर या हरिप्रसाद द्विवेदी पर या रामविलास शर्मा पर या नामोर जी पर अटके रह सकते हैं, जबकि दुनिया की परिस्थितियाँ, मानवीय संबंध, दुनिया की राजनीति, सब कुछ इतना बदल गया है। इसलिए जाहिर है कि आपको लगातार जो कुछ नया सोचा जा रहा है, नया लिखा जा रहा है, न केवल उसके संपर्क में रहना है बल्कि उसको अपने अनुभव में रूपांतरित करते रहना है ताकि आप चीज़ों की जीवित व्याख्या कर पाएँ। तो अध्ययन इस रूप में न केवल उपयोगी है बल्कि शिक्षक के लिए अनिवार्य भी है। एक दो सवाल और आपके अध्यापन कर्म से ही जुड़ा हुआ रामेश्वर जी। पहली चीज़ तो ये, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका कर्मभूमि एक, या इसको इस तरह से कहूँ कि आपने जो पढ़ाया और जो व्यवहार में हुआ, उन दोनों में कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्या, संघर्ष हुआ? मसलन आपने शिक्षक होते हुए विद्यार्थी से कहा कि तुम्हें ये करना चाहिए, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन वही जब स्टैंड लिया गया या गलत के खिलाफ बोला गया तो आप सांस्थानिक एक प्रशासकीय भूमिका में रहते हुए उसको ठीक को गलत ठहराने के लिए पहुँचे हों या वहाँ से स्टूडेंट्स को हटाने के लिए पहुँचे हों। इसका दरअसल कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्या? कोई विशेष जो संदर्भ है, तो कोई ऐसा वाकया है, कोई ऐसी घटना है, उस घटना की एक औसत सार्वजनिक एक जो धारणा बनती है कि आप प्रशासन के पक्ष में हैं या अपने कहे के विपक्ष में हैं, जब तक आप उस विशेष घटना का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, जो वस्तुगत जानकारी है, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन एक अलग किस्म की चीज़ है, वो बहुत जल्दी बनती है या बहुत जल्दी बदलती भी है। तो जिस तरफ इशारा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि विद्यार्थियों की उचित मांग के विपक्ष में प्रशासन है और मैं प्रशासन के साथ हूँ। देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक कौन सा मसला है और इस मसले में बिंदु कौन से हैं, क्योंकि
अगर आधा दर्जन या एक दर्जन ऐसे प्रसंगों को इकट्ठा किया जाए। मैं एक जनरल आपसे पूछ रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता ये होगा। परसेप्शन हो सकता है, हाँ, ये परसेप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप भीतर से इस मसले को देखेंगे तो मेरी एक समझ है और मैंने जो कुछ किया है, मैं कहीं भी अपने कहे के विरुद्ध नहीं गया हूँ। तो इसलिए पब्लिक परसेप्शन में ऐसा लग सकता है, क्योंकि फ़र्ज़ कीजिए कि पब्लिक परसेप्शन अगर ये है कि विद्यार्थियों की मांगों का विरोध करने का मैंने विरोध किया, तो मैं इससे फ़िलहाल तो असहमति दर्ज करता हूँ, लेकिन स्पेसिफिक घटना, मुद्दे क्या हैं और उस पर मेरा स्टैंड क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक। चूँकि आप निर्मला जैन जी के शिष्य रहे, उनके साथ आपकी एमफिल पीएचडी सब हुई, उनका साथ आपको पर्याप्त मिला, क्या कभी ऐसा हुआ कि चूँकि आप निर्मला जी के विद्यार्थी हैं तो वो उनका विद्यार्थी होना आपके करियर में या आपकी पीएचडी में या फिर आगे भी कभी बाधा पैदा हुई हो उनके अपने पर्सनालिटी की वजह से? ये कई बार होता है। इसमें अंजुम मुझे लाओ त्से की एक बात याद आ रही है कि कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जीतना नहीं चाहता। मुझे कुछ बनना ही नहीं था। वो तो बाधा तब आती जब मेरी महत्वाकांक्षा प्रिंसिपल बनने की होती, वाइस चांसलर बनने की होती। मैं शिक्षक था और शिक्षक होने से कोई भी शक्ति मुझे वंचित नहीं कर सकती, ये पर्याप्त है। इसलिए निर्मला जैन का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लाभ भले ही हुआ हो, हानि तो किसी भी स्तर पर नहीं हुई है। लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों का और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि आपको मुख्य विभाग में आ जाना चाहिए था, हिंदी के आर्ट्स फैकल्टी में। कॉलेज से डिपार्टमेंट में आपको आ जाना चाहिए था। एक दो बार प्रयास भी हुए, नहीं हुआ। उस बात तक कुछ मलाल रहता है कभी? दो बार नहीं, एक बार मैंने केवल प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरा, इंटरव्यू हुआ, नहीं हुआ। और कॉलेज में फिर मिठाई बांटी गई कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। हिंदू कॉलेज और विश्वविद्यालय में अगर मुझे चुनने की स्वतंत्रता हो तो मैं हिंदू कॉलेज को चुनूंगा, विश्वविद्यालय को नहीं। फिर क्यों आपने फिर अप्लाई वहाँ पर फॉर्म भरा था? ये थोड़ा बाद में पता चला। जब मैंने किया था तब कहा गया मुझसे, और कई लोगों ने कहा कि आपको आना चाहिए और आप भरिए इसको। वो एक अलग कहानी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन बाद में मैंने देखा, मैंने जाना, महसूस किया मैंने कि हो सकता है कि मेरा पूर्वाग्रह हो कि अध्यापन का जो आकाश हिंदू कॉलेज देता है वो और कहीं उपलब्ध नहीं है। मेरे विद्यार्थी, कॉलेज का परिवेश और कॉलेज की जो एकेडमिक संस्कृति है वह हमारे अध्यापन कर्म को पूर्णता देती है। इस अर्थ में हिंदू कॉलेज, इसलिए नहीं कि उसकी रैंकिंग क्या है, मैं रैंकिंग पर नहीं जा रहा हूँ। हिंदू कॉलेज को हिंदू कॉलेज में रहकर ही जाना जा सकता है। बाहर वाले क्या धारणा बनाते हैं, रैंकिंग क्या करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो शिक्षक के लिए जीवित मोक्ष है। क्या उच्च शिक्षा, ख़ासतौर पर हिंदी विभागों की अगर हाल देखें, हिंदी विभागों का हाल इधर लगातार अगर आपको दिखे, तो आपसे भी एक बार मेरी इससे बात हो रही थी कि जो जिस स्तर तक, जिस ऊंचाई पर जाना चाहिए उस ऊंचाई पर वो नहीं पहुंच पाया है और धीरे धीरे गिरावट ही लगातार हर विभाग में, देश के हर विभाग में आ रही है। उच्च शिक्षा का ध्येय कभी भी कौशल विकास, केवल कौशल विकास नहीं होना चाहिए। क्या इस बात को समझ नहीं रहे हैं, या फिर हिंदी विभाग केवल और केवल
इसी में है कि क्या कहाँ से कैसे मिल जाए। क्यों ऐसा हो रहा है कि दीवारें जिन्हें बोलना चाहिए था वो भी नहीं बोल रही हैं, शिक्षक भी नहीं बोल रहे हैं, वो खंडहर की तरह क्यों है? पहली बात तो ये है कि अगर, और ये आप ही के शब्द हैं कि धीरे धीरे भूतहे तालाब में बदलता जा रहा है। नहीं, उसका कारण ये है कि हिंदी विभाग कोई अंतरिक्ष से नहीं आया है। जिस पतन की बात तुम कह रहे हो, वो चाहे वो राजनीति हो या प्रशासन हो, समाज हो, संस्कृति हो, शिक्षा हो, ये एक क्षेत्र में गिरावट नहीं है। यह एक बड़ी गिरावट है इतिहास के इस मोड़ पर। उसकी छाया हिंदी विभाग पर भी है। और एक तरह से अगर हिंदी प्रदेश को आप देखें तो सबसे अधिक सघन सामंती अवशेष हिंदी प्रदेशों में है। वो सघन सामंती अवशेष का जो मुख्य अड्डा है वो विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग है। इसलिए जो तलछट है, जो पतन है, जो स्तरहीनता है, वो हमें विरासत में मिली है, समाज की विरासत में, राजनीति की विरासत में। और विभागों के सिलसिले में ये केवल छात्रों की कमी नहीं हो सकती है। हिंदी विभागों का जो हाल है, क्या इसमें शिक्षकों की भूमिका अधिक नहीं है? मुझे लगता है कि छात्रों की भूमिका बहुत ज़्यादा कम है। छात्रों की इसमें भूमिका है ही नहीं। आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हों, अंधेरा हो तो आप देख नहीं सकते। अंधेरा दरअसल शिक्षकों के स्तर पर है। अगर बच्चों को कम दिखाई पड़ रहा है तो आंखों की कमजोरी के कारण नहीं, प्रकाश की कमी के कारण है। देखिए इसके बाद कैसा मैंने तो आपका एक कोड डाला था, उसके ऊपर ही इतना आ गया था हिंदी विभागों को लेकर। अरे ठीक है, वो तो मुझे सहमति इतने हो सकती है। फ़ोन आ गए थे, हाँ, तो मुझे लगा कि नहीं, हिंदी विभागों पर बात होनी ज़रूरी है। नहीं, असहमति ज़रूरी बिल्कुल है। हो सकती है। और धीरे धीरे जो आलोचना हिंदी विभागों तक सिमटी हुई थी, देश के 4 बड़े आलोचक हिंदी के, उन चारों का संबंध हिंदी विभागों से रहा। वो चारों ब्राह्मण रहे, है ना। लेकिन धीरे धीरे वो ब्राह्मणत्व जो है वो भले ही कम होता चला गया हो, लेकिन हिंदी विभागों की हालत खस्ता ही है। और आलोचना का जो परिदृश्य था वो भी अगर आप देखें तो उसमें भी गिरावट आई है। अब आलोचना भी वैसी नहीं रही है पहले की तरह। एक तो ये शायद अप्रीतिकर बात हो, आलोचना केवल एकेडमिक्स की चीज़ है। उसे साहित्य का पाठक नहीं पढ़ता, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये मोटे तौर पर साहित्य के जो घराने हैं, ये उनके बीच का कुछ मसला है। एक जो व्यापक पाठक वर्ग है, इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी, इतिहास का विद्यार्थी, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी सीधे प्रेमचंद या निर्मल वर्मा को पढ़ता है, प्रेमचंद और उनका युग नहीं पढ़ता, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए आलोचना का उत्थान और पतन ये हिंदी साहित्य के अंतःपुर के मसले हैं, घरेलू मसले हैं। इनका व्यापक समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर किसी को भ्रम हो कि रामविलास जी ने निराला को खड़ा कर दिया और रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को, तो भ्रम पालने से तो किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन सच ये है कि आलोचना परीक्षार्थी पढ़ते हैं या फिर साहित्य के घराने पढ़ते हैं। इससे बाहर इसकी कोई सत्ता नहीं है। चलिए, बिल्कुल अंतिम उसमें हूँ। गुस्सा बहुत कम आता है, ये नहीं आता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी पब्लिक परसेप्शन का मसला है। अरे गुस्सा आता है, हाँ, लेकिन जाहिर नहीं करते। नहीं, वो किन स्थितियों में आता है, वो कब आता है। मसलन कि इस शहर की जो ट्रैफिक संस्कृति है उसको लेकर, जो नागरिक आचरण है उसको लेकर क्षोभ आता है बहुत।
कि इतना कथित रूप से पढ़ने लिखने के बावजूद अंततः हम कर क्या रहे हैं। क्षोभ है, विवश क्षोभ है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता, लेकिन गुस्सा तो आता है। क्या इमेज कॉन्शियस भी रहते हैं? ख़ास तौर पर आप ही की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम प्रोफेसर्स और टीचर्स की बात कर रहा हूँ कि छात्रों में और पब्लिक में हमारी ये इमेज है, हमें इसको ऐसे ही बना कर रखना है। अगर हल्का सा कहीं मजाक किया या फिर कुछ दूसरे तरीके की हमने करने की कोशिश की तो हमारी इमेज को धक्का पहुंच सकता है। क्या इमेज कॉन्शियसनेस व्यक्तित्व को हानि पहुंचाती है, और क्या आप भी इमेज कॉन्शियस हैं? मैं समझता हूं कि इमेज का सवाल तब उठता है जब सार्वजनिक मंच और निजी जीवन में कोई अंतराल हो, वैपरीत्य हो। यानी मंच पर आप राम का रोल कर रहे हैं और रामलीला के ख़त्म होने के बाद लुंगी पहनकर बीड़ी पी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो इमेज मंच पर है वो आप हैं नहीं। इस तरह की कोई इमेज कॉन्शियसनेस नहीं है। आप घर पर देखें, बाहर देखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर है कि कंडक्ट को लेकर मेरे अपने कुछ पूर्वाग्रह हैं। मसलन कि शिक्षक को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। अब इससे नितांत असहमति हिंदुस्तान के सभी लोगों को हो सकती है कि शिक्षक को टी शर्ट और जीन्स पहनकर क्लास में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तब आप पहलवानी करने जा रहे हैं, पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। मतलब मेरी ऐसी धारणा है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई अनैतिकता है, अपवित्रता है, अश्लीलता है, मैं वो बात ही नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से जब आप योगासन करते हैं तो शरीर की एक पोजीशन बनाते हैं आप, जैसे आप लेटे लेटे नहीं चल सकते। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के सामने जब आप प्रस्तुत होते हैं तो उस प्रस्तुत होने में आपका कंडक्ट, आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे पहनते हैं, इस अर्थ में इमेज कॉन्शियस कहा जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि घर पर मैं कुछ और पहने हुए हूँ, घर पर मैं कुछ और बोल रहा हूँ, क्लास में मैं और बोल रहा हूँ, ये कंट्रडिक्शन हो जाएगा। भाषा को कैसे साधा रामेश्वर जी आपने? जो भाषा क्लासरूम की है, जो भाषा लिखने की है, वही भाषा मुझसे या किसी और से बात करने की भी है, और वो बहुत ही संवाद शैली की भाषा है। अचानक एक जिसको बोलते हैं ना पंच लाइन निकलती है धीरे, या बहुत बिंब निर्माण होता है उन भाषा में, मानवीकरण हो जाता है, और ये स्वतः होता है, मैं जहाँ तक आपको समझ पाया हूँ। ये कैसे, ये साधा कैसे इस चीज़ को? मैंने कतई नहीं साधा। हाँ, ये पूछना लगभग वैसा ही है, और हो सकता है कि इससे असहमति हो, दूसरे लोग कहें कि आप ये क्या कह रहे हैं। ये आप एक मछली से पूछ रहे हैं कि तुमने तैरना कैसे सीखा। उसने तैरना नहीं सीखा, वो मछली है इसलिए वो तैर रही है। सीखना तो आदमी सीखता है तैरना। मैंने भाषा नहीं सीखी, मैं जो कुछ हूँ मैं इसी तरह सोचता हूँ। इस तरह सोचने में दूसरे लोगों को लगता है कि ये बहुत क्रिएटिव है, मेरे लिए क्रिएटिव नहीं है। मैं दरअसल उस बात को इसके अलावा किसी दूसरे तरीके से नहीं कह सकता, तो ये मेरी विवशता है। ठीक। रामेश्वर जी, इतना लंबा समय आपने अध्यापकीय जीवन को दिया है, उसे जिया है, मैं ये कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। संतुष्ट हैं इस पूरे अपने अध्यापकीय जीवन से? संतुष्ट हूँ अगर मैं ये कह रहा हूँ तो इसके नेपथ्य में असंतुष्ट होने का विकल्प भी है। असंतोष का कोई कारण नहीं है। मैं अपने अध्यापकीय कर्म से तृप्त और सार्थक हूँ। अंतिम सवाल जो मैं सबसे पूछता ही हूँ कि कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? सारे काम बाकी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दो महत्वपूर्ण काम हैं। एक तो ये है कि मैं सिनेमा देखना चाहता हूँ या देखना चाहता रहा हूँ, लेकिन मैं प्रबंधात्मक रूप से सिनेमा नहीं देख पाया।
सिनेमा को एज ए टेक्स्ट गहराई से, व्यापकता से, जिम्मेदारी से और रचनात्मकता से देखने के लिए जो वक्त चाहिए, वक्त की जो निरंतरता चाहिए, वक्त की जो लय चाहिए, वो मुझे नहीं मिला या मैंने मिलने नहीं दिया। एक और दूसरा ये है कि मैं दो लोगों पर अपने मन से लिखना चाहता हूँ, तुलसीदास पर और जयशंकर प्रसाद पर। तो फिलहाल मेरी प्यास के दो घाट हैं, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। इसी से मेरे को ना अचानक से भी याद आ गया ये बात करते करते। एक सवाल जो मैं पहले पूछना चाहता था, पूछ सकता था लेकिन मैं नहीं पूछ पाया, स्लिप कर गया। आपके कई शिष्य रहे, बहुत सारे विद्यार्थियों को आपने पढ़ाया, बहुत जीवन में बहुत आगे निकले, जिनमें एक का नाम इस समय रील्स पर और तमाम उसमें वायरल है पूरे देश भर में, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति। उन्होंने आपका एक जगह नाम लिया और साथ में कहा कि बहुत महान शिक्षक हैं, और इस बात पर सबने सहमति जताई कि लेजेंड, वन ऑफ द लेजेंड। और इसके बाद आपको शायद देखने के लिए कॉरिडोर में लाइन लग गई थी आपके ही हिंदू कॉलेज में। जब इस तरह के विद्यार्थी आगे निकलते हैं एक शिक्षक के तौर पर, मैं मतलब उस प्रश्न को शायद मैं पूछ भी नहीं पा रहा हूँ कि वो कैसा एक महसूस होता होगा। पहली चीज़ तो ये, और दूसरा किस तरह के छात्र वो रहे थे। दो बातें हैं। एक तो तुलसीदास ने लिखा कि मेरे जीवन में एक साध रही कि लोग मुझे भला कहें, और दूसरी कि वो मुझे कुछ दें, यानी यश की आकांक्षा जीवित मनुष्य की बुनियादी आकांक्षाओं में से एक है। अच्छा लगता है, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति को बनाने में मेरी भूमिका केवल उतनी ही है जैसे बरगद के पौधे को एक माली ने पानी दे दिया हो। माली के पानी से बरगद नहीं बनता, वो बरगद इसलिए बनता है क्योंकि वो बरगद है। तो मैंने कोई नहीं बनाया, विकास में संभावनाएं थीं, हैं और रहेंगी, उसमें बीच में मैं कहीं आ गया। और ये बहुत बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं, और ये हर कोई कह नहीं पाता है। वो पानी कितना ज़रूरी है बरगद के बड़ा होने में, वही भूमिका निभा देता है। हो सकता है, लेकिन मैंने केवल विकास को ही नहीं बल्कि हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है। नहीं, इसलिए जाहिर है कि विकास के होने में जो विकास की भूमिका है, उस भूमिका को मैं नहीं ले सकता, एक। और दूसरे है कि विकास बहुत गंभीर, और मुझे बाद में पता चला कि जीवन में बहुत सारा संघर्ष था, बहुत सारी परिस्थितियां थीं। गंभीर, जिज्ञासु और अपने समय के सबसे ताकतवर डिबेटर के रूप में रहे। तो ये कहा जा सकता है कि विकास मेरे विद्यार्थी हैं, और अगर उन्होंने सार्वजनिक मंच पर मेरे लिए कुछ अच्छा कहा है तो इससे मेरे भीतर कोई बड़ा होने का भाव नहीं है, सार्थक होने का भाव ज़रूर है। इसलिए जब विद्यार्थी मेरे बारे में बात करते हैं तो उससे मुझे सार्थकता मिलती है, और फिर पढ़ाने के प्रति मेरी आस्था कभी बासी नहीं होती। मुझे वो याद आ रहा है जब मैं दूरदर्शन पे प्रोग्राम करता था और आप को पैनलिस्ट के तौर पे बुलाया था और मैं एंकर कर रहा था, और फिर मैंने आपके पास आके कहा था कि मैं हंसराज से हूँ और हम लोग 3-4 लोग आपकी क्लास में बैठना चाहते हैं, आ सकते हैं? तो आपने कहा आ जाओ, और फिर हम आपकी क्लास में बैठे। तो इस तरह का क्रेज़ हम लोगों ने देखा है। मुझे नहीं पता अब कितना वो बाकी है या आगे किस टीचर के लिए रहेगा, लेकिन एक शिक्षक के तौर पर छात्रों के बीच में ऐसी लोकप्रियता लोगों की बनी रहे, शिक्षकों की बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है, और आज के समय में तो और ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, आप स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें,
वाचिक परंपरा से लिखित परंपरा की ओर अग्रसर हूँ। ठीक बहुत है। बहुत शुक्रिया, ओके। आपने संगत के लिए समय दिया, आए, इतने समय से इसरार कर रहा था, अंततः हो गया। चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। ओके।